गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। तो डेट है आज की 12 दिसंबर और आप सभी का स्वागत है आपके मॉर्निंग करंट अफेयर्स में। आज हम कवर करेंगे अपना कल का और आज का करंट अफेयर्स। देख लेते हैं कौन कौन सी मेन खबरें हैं। पहली खबर है हमारी इन्फिनिटी फोरम 2.0 के बारे में। 2021 के टाइम पे हम लोगों ने चर्चा सुनी थी इन्फिनिटी फोरम के बारे में। देख लेते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ द इन्फिनिटी फोरम ऑन सैटरडे। जाहिर सी बात है 2.0 का मतलब है यानी कि इसका एक वर्जन पहले भी लॉन्च हो चुका है। होस्ट कौन कर रहा है इसको? तो इसको होस्ट कर रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA। किसके साथ? गिफ्ट सिटी। और गिफ्ट सिटी कहाँ पर है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इट इज अ प्रीमियर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इवेंट विच प्रोमिसेस टू बी अ ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उसमें कुछ डेवलपमेंट करने के लिए इस फोरम को लॉन्च किया गया था 2021 में, और उसी का सेकेंड वर्जन अभी रिसेंटली लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। फर्स्ट एडिशन कब आया था इसका? 2021 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था। अगर इस साल वाले एडिशन की देखें तो इसकी थीम क्या है? गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट IFSC नर्व सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो हमारी अभी इस टाइम न्यू एज चल रही है, जो वर्तमान समय चल रहा है, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने के लिए और इसके अलावा उसमें और कुछ विकास, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए इस फोरम को लॉन्च किया गया है। It is organized as a precursor event of the Vibrant Gujarat Global Summit 2024, जो कि हाल ही में स्टार्ट होने वाली है। कहाँ पर? गुजरात में। उसका आप एक कह सकते हैं प्रीकर्सर इवेंट, या उससे पहले जस्ट आयोजित किया गया है क्या? इन्फिनिटी फोरम 2.0। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि इसमें अलग अलग देशों के मिनिस्टर्स भाग लेते हैं। वो सब वर्चुअल मोड में मिलेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो होस्ट कहाँ पर जो इसका सेटअप होगा वो कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? तो गुजरात में। तो इस वजह से कैसा हो गया है? हाइब्रिड मोड, यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। जो अदर कंट्री के मिनिस्टर्स हैं वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? ऑनलाइन। एंड जो इंडिया के मिनिस्टर्स हैं वो ऑफलाइन गुजरात में जाकर के गिफ्ट सिटी में इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो कैसा हो गया ये? हाइब्रिड मोड में। अगली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है CCPI 2024, देख लेते हैं उसके बारे में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो मेनली इसमें कौन सी कंट्री अच्छा परफॉर्मेंस करती है उनको टॉप कंट्रीज में रखा जाता है। और इसमें चिंता की बात यह है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने टॉप 3 में रैंक हासिल की हो। ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी अच्छी रही है। एक रैंक ऊपर उठ गया है इंडिया लास्ट एडिशन से। और कौन सी रैंक मिली है इंडिया को? 7th पोजीशन वर्ल्ड वाइड। कहाँ पे पब्लिश किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, जो दुबई में COP28 का आयोजन किया जा रहा है UNFCCC की, उसी में इसको रिलीज किया गया है, पब्लिश किया गया है। प्रिपेयर्ड की जाती है ये रिपोर्ट 3 एजेंसियों के द्वारा। एक पहला जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये 3 एजेंसियां हैं जो इस रिपोर्ट को रिलीज करती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर UPPCS और UPSC के हिसाब से देखी जाए तो उसमें से क्वेश्चंस आए भी हैं। कब स्टार्ट हुई थी? 2005 में पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी। CCPI असेस्ड ईच कंट्रीज परफॉर्मेंस इन 4 पैरामीटर्स। तो 4 पैरामीटर्स हैं, देख लेते हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है अलग अलग कंट्रीज की क्लाइमेट चेंज को लेकर जो परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में। 4 पैरामीटर्स हैं कि किसी देश ने कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन किया है, उसको इसमें वेटेज दिया गया है कितना? 40% आउट ऑफ 100%।
40% ग्रीन हाउस गैस का। एंड इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में वो देश किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके देश में कितना प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है एनर्जी का, एंड कितना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से हो रहा है, उसको दिया गया है इसमें 20% वेटेज। एनर्जी यूज को दिया गया है वापस 20%। एंड क्लाइमेट पॉलिसी को दिया गया है, जो हमारे देश में निकालते रहते हैं हर साल क्लाइमेट पॉलिसी निकालते हैं अपनी, उनको दिया गया है 20%। टोटल कितना हुआ 40 + 20 + 20 + 20 टोटल 100%। तो इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इसके आधार पर अलग अलग देशों की परफॉर्मेंस देखी जाती है। बताया था मैंने आपको जो टॉप की 3 रैंक्स हैं वो एकदम खाली रही हैं, उसमें किसी भी कंट्री को शामिल किसी भी कंट्री को टॉप 3 रैंक में स्थान नहीं दिया गया है। बाकी इसके बाद अगर देखेंगे टॉप परफॉर्मर कौन रहा है, तो अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन थी वो तो वैकेंट थी, तो फोर्थ पोजीशन किसको दी गई है, डेनमार्क को। आप सभी जानते हैं डेनमार्क, नॉर्वे, ये जो नॉर्वेजियन कंट्री है ये हमेशा रैंकिंग में टॉप पर रहती हैं, तो आप इससे भी कुछ कुछ अनुमान लगा सकते हैं किसने टॉप किया है, डेनमार्क ने। दूसरा भी एक यूरोपियन कंट्री है एस्टोनिया, 5th पोजीशन उसको मिली है। एंड देन फिलीपींस, साउथ एशियन कंट्री है, इसको कितनी मिली है, 6th पोजीशन। एंड देन 7th रैंक हमारी इंडिया को मिली है। एक जाहिर सी बात है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं लाइक यूके, यूएसए, इन सभी का जो प्रदर्शन है वो इस CCPI में काफ़ी ख़राब रहा है। क्यों, आप सभी जानते हैं कि वो लोग पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग काफ़ी ख़राब रही है। अगर बॉटम रैंकिंग देखेंगे पुअर परफॉर्मर तो किसकी है, सऊदी अरेबिया सबसे लास्ट में आता है 67th रैंक पर, देन ईरान 66, फिर UAE 65, ठीक है। इसके अलावा और भी जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी भी रैंकिंग इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं है। खुशी की बात है कि हमारी इंडिया की रैंकिंग अच्छी है, यानी कि हमारा इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मॉर्निंग कंसर्ट के द्वारा हर साल वर्ल्ड के टॉप लीडर्स की एक लिस्ट निकाली जाती है, और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस लिस्ट में टॉप किया है, ठीक है। मैगजीन निकाली जाती है जिसके द्वारा हर साल वर्ल्ड पॉपुलर लीडर्स की रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें किसने टॉप किया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यानी कि सबसे फेमस सबसे पॉपुलर लीडर कौन है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, भारत के नरेंद्र मोदी। सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में भी सबसे पॉपुलर लीडर है इस टाइम पर। अप्रूवल रेटिंग अगर देखी जाए तो कितनी है इनकी, 76% इनकी अप्रूवल रेटिंग है। सेकेंड पोजीशन मिली है मैक्सिको के प्रेसिडेंट और मिस्टर ओबेडोर को, एंड US प्रेसिडेंट जो बाइडेन को मिली है इसमें 8th रैंकिंग। इसके अलावा अगर फीमेल में बात की जाए, फीमेल कैटेगरी में, तो जॉर्जिया मेलोनी को इसमें टॉप रैंकिंग दी गई है। टॉप रैंकिंग आपको ध्यान रखनी किसको दी गई है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। GI टैग के बारे में देख लेते हैं। तो रिसेंटली ही उत्तराखंड राज्य के 18 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया था, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अभी हाल ही में दिया गया है मेघालय की लाकाडोंग टर्मरिक गेट GI टैग। एक लाकाडोंग नाम की हल्दी होती है, कहाँ पाई जाती है, मेघालय में। कहाँ पर, वहाँ के लाकाडोंग रीजन जो है वहाँ पर यह हल्दी पाई जाती है, इसको GI टैग रिसेंटली दिया गया है, ठीक है। कहाँ पड़ती है ये लाकाडोंग एरिया, जयंतिया हिल, आप सभी जानते हैं मेघालय में पड़ती हैं 3 तरह की हिल, गारो, खासी एंड जयंतिया। तो जो जयंतिया हिल्स वाली लोकेशन है वहीं पर पाई जाती है ये हल्दी, कौन सी, लाकाडोंग नाम की। कहाँ पर, मेघालय स्टेट में। इसके अलावा मेघालय के और भी कुछ GI टैग उनके बारे में देख लेते हैं। गारो डकमांदा क्या है, ये ट्रेडिशनल अटायर है, यानी कि एक पहनने वाला वस्त्र है, कहाँ का, मेघालय का। देन इसके अलावा लारनाई पॉटरी एंड गारो जुबीची, ये तो नाम से पता चल रहा है एक पॉटरी टाइप से है, यानी कि बर्तन बनाए जाते हैं, वो है लारनाई पॉटरी। देन गारो जुबीची ये क्या है, एक एल्कोहलिक बेवरेज है, यानी कि एक एल्कोहलिक जो पेय पदार्थ होते हैं वो है। इन तीनों को भी GI टैग मिला हुआ है, कहाँ से, मेघालय राज्य से।
टेबल टॉप जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो मेनली क्या है, इंडिया की और जो आसियान की 10 कंट्रीज हैं उनकी मिलिट्री फोर्सेज एंड इंडिया के मिलिट्री फोर्सेज, और वो भी विमेन मिलिट्री फोर्सेज, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। क्या मेन मकसद है इसका? मेन मकसद है कि महिलाओं का सहयोग आर्मी में बढ़ाना और जो आप कह सकते हैं विमेन एम्पावरमेंट, उसको बढ़ावा देना। इसके अलावा इनको तैयार किया गया है कि अगर इन कंट्रीज में कोई भी आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर आती है, तो उनसे लड़ने के लिए वो लोग कैसे तैयार हो सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई गई थी। किसके द्वारा? इंडिया की और जो आसियान कंट्रीज हैं उन विमेन आर्मी फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, कहाँ करवाई गई है? न्यू दिल्ली के मानेकशॉ में। एम क्या है? टू इनकरेज जेंडर इक्वालिटी। हम लोग देखते हैं कि जो भी इस तरीके की एक्सरसाइज होती हैं उसमें हम लोग वेमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी कम देखते हैं। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए आर्मी की फील्ड में भी जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। एंड एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ वीमेन मिलिट्री पर्सनल इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस मेनली किसके द्वारा चलाए जाते हैं? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स है, उसके द्वारा ये पूरे दुनिया में जो भी कंट्रीज जहाँ पर पीस का डिस्टर्बेंस चल रहा है वहाँ पर ये फोर्सेस भेजी जाती हैं। अभी तक इसमें मेनली जो मेल लोग होते हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था, लेकिन अब कोशिश की जा रही है इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन को भी उतना ही बढ़ावा देने की। ठीक है, बताया था मैंने आपको किस चीज़ पर है ये, डिजास्टर को लेकर के प्रिपेयर्डनेस करने के लिए ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की गई है। किसके द्वारा की जा रही है? पार्ट है ये किसका? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग सेंटर जो है उसी का एक पार्ट के तौर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। हनुक्का फेस्टिवल। हनुक्का फेस्टिवल तो मेनली ये किन लोगों का फेस्टिवल है? यहूदी लोगों का। जुडाइज्म जो धर्म होता है, यहूदी धर्म जो होता है, जिसका मेन सेंटर कहाँ माना जाता है? इजराइल में, वहाँ पर मनाया जाने वाला। इसके अलावा जो लोग इंडिया में हैं यहूदी लोग, उनके द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है क्या? हनुक्का फेस्टिवल। जैसे जैसे हिंदू लोगों में होती है ना दिवाली, उस टाइप से कुछ फेस्टिवल होता है। और हमने देखा है हिंदू धर्म में एक होता है कैंडल, जिसको हम बोलते हैं कैंडल होता है, जैसे हर घर में रात में जलाया जाता है, उस टाइप से ही कुछ होता है यहाँ पर मैनोरा। इसमें भी क्या होता है, कुछ इस तरीके से इमेज बनी है, मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से कुछ सांचे बने होते हैं जिनमें 8 या 9 कैंडल हर दिन लगाई जाती हैं, और उनको घर के मेन गेट पर या फिर खिड़की पर, यहाँ ऐसी जगह पर जहाँ से और लोग उसे देख सकें, वहाँ पर उसको रखा जाता है। तो ऐसा एक त्यौहार है क्या? हनुक्का फेस्टिवल कब से कब तक मनाया जा रहा है? 7 से लेकर के 15 दिसंबर तक, 9 दिन तक चलने वाला त्यौहार है ये। कैसा? यहूदियों का त्यौहार है ये। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो मैंने आपको कहा था जैसे हिंदू धर्म में दिवाली मनाई जाती है उसी तरीके से यहूदी धर्म में भी एक लाइट्स का फेस्टिवल होता है क्या? हनुक्का फेस्टिवल। मीनिंग क्या है हनुक्का का? डेडिकेशन यानी कि समर्पण। हिब्रू लैंग्वेज होती है यहूदी धर्म वालों की, उस लैंग्वेज में हनुक्का का मतलब क्या होता है? डेडिकेशन। ठीक है, मेन अट्रैक्शन मैंने आपको बताया, एक कैंडल टाइप स्ट्रक्चर होता है, कंडील टाइप स्ट्रक्चर होता है मैनोरा, उसके अंदर 5, 6, 8, 9 सांचे लगे होते हैं जिनमें हर दिन एक कैंडल रखी जाती है, और फिर उस कैंडल को अपने घरों की खिड़कियों पर या फिर दरवाज़ों पर लोग लगाते हैं, ताकि उसकी वजह से पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो और पूरे विश्व में वो अंधकार को दूर करें। मेनली ये इसका सिंबल है। ये देखिए मैंने इमेज ऐड की है इस तरीके से, ये रहा मैनोरा, आप देख सकते हैं 8 से 9 इसमें कैंडल्स हैं, और इसको लोग अपने गेटों पर या फिर खिड़कियों पर रखते हैं। अगला, मैंने लास्ट क्लास में संडे को वीकली जो करंट अफेयर्स मैंने कवर किया था उसमें एक क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब मुझे एक लड़की ने दिया भी था, एक बच्चे ने।
संस्थान ने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो उसका बिल्कुल सही जवाब था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। कौन सी? ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 4E वेब लॉन्च किया है? तो एक वेब पोर्टल है 4E, किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, RK सिंह, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर नरेंद्र मोदी। तो रिसेंटली जो इंडिया में पावर मिनिस्टर हैं, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं मिस्टर RK सिंह, उनके द्वारा 4E वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस लिए? क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। 4E जो इसमें दिए गए हैं उनका मेन मतलब क्या है? पहला, एनर्जी सेक्टर को इको फ्रेंडली बनाना, इको फ्रेंडलीनेस उसमें बढ़ाना। उसके अलावा इकोनॉमिक रूप से इनको अफोर्डेबल बनाना, इस फील्ड में एजुकेशन बढ़ाना एंड एम्पावरमेंट बढ़ाना। तो ये 4E का एक्सप्लेनेशन हो गया। एंड इसके अलावा आगे सिंह की बात की जाए तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं कौन? RK सिंह जी, इंडिया के। The largest concentrated solar park has been inaugurated in which country? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, USA, UK, UAE एंड USSR। तो कौन सा इसमें से ठीक है? एक तो आप इसमें से एलिमिनेट कर ही सकते हैं USSR, क्योंकि आजकल तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता USSR। इसकी जगह किसने कौन ले चुका है? रशिया। तो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको मुझे बताना है कि इसमें से सही जवाब कौन सा है। तो सही जवाब है आपका UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसका नाम क्या है? अल दफरा नेम है इसका। अल दफरा सोलार एनर्जी, ठीक है, ये इसका नाम है। कहाँ पर बताया था मैंने? दुबई में। अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 950 मेगावाट इसकी कैपेसिटी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ बिग सिटीज़? तो जो बड़े शहरों की एयर क्वालिटी होती है उनको नापने के लिए एक इंडेक्स निकाली जाती है। तो इसमें किसने टॉप किया? 4 ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, लाहौर एंड कराची। 2 इंडिया से एंड 2 पाकिस्तान से। इसका सही जवाब है लाहौर। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस सिटी ने टॉप किया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस क्षेत्र में इसने अच्छा काम किया है। इसका मतलब ये है कि इसका AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्ष भर 400 से ऊपर रहा था, जिसका मतलब है यहाँ पर एयर क्वालिटी साल भर बहुत खराब मात्रा में रही थी। 400 से ऊपर का मतलब है वेरी सीवियर कंडीशन में। यानी कि अगर देखा जाए तो लाहौर की जो हवा है वो काफ़ी खराब मानी जाती, खराब है इस टाइम। उसकी जो गुणवत्ता है 400 के ऊपर इसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग है। इसका मतलब यहाँ पर रहना काफ़ी दूभर है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है जिसको आपको खुद से करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। क्या क्वेश्चन है? मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, मैंग्रोव खारे पानी में जीवित नहीं रह सकता। देन, भारत में सभी मैंग्रोव वन केवल सुंदरबन में पाए जाते हैं। तीसरा, सुंदरी मैंग्रोव वनों में पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से जो भी सही आंसर हो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही बूस्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।